Hello everyone, most welcome. Today I am going to discuss about English grammar MCQ पार्ट 6। यदि इससे पहले वाले वीडियो जो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है जहां से आप उन वीडियो को देख सकते हो। हमने पहले 35 MCQ आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हम 36, 37, 38, 39 और 45 MCQ यहाँ पर कंप्लीट करवाएंगे। तो देखते हैं सेंटेंस, दे हैव बीन प्लेइंग हियर मॉर्निंग। यहाँ पर सीन्स और फार का प्रयोग किया है। मतलब सीन्स और फार टाइम के आगे यूज होते हैं और टाइम का हमें पता है जो सीन्स फार है 3 टेंस में यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तीनों टेंस में सीन्स फार का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर क्या है, समय दिया है, उस समय के आगे वो सीन्स फार का प्रयोग करना है। हमने आपको पहले ही बता दिया है। यदि काउंटिंग आ जाए, टाइम काउंटिंग वाला अगर टाइम दिया हो तो वहां पर फार का प्रयोग करेंगे। ये वाला जो टाइम है अगर काउंटिंग के रूप में दिया हो तो फार का इस्तेमाल करेंगे, और यदि काउंटिंग के रूप में ना दिया गया हो तो हम का इस्तेमाल करना है, सीन्स का। ठीक है। अब यहाँ पर मॉर्निंग लिखा है, यहाँ पर कोई काउंटिंग गिनती तो आज नहीं रही है, 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से अगर टाइम दिया हो तो उसमें हम फार का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर सही ऑब्जेक्टिव हो जाएगा सीन्स। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, वी हैव बीन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज 3 इयर्स। यहाँ पर भी सीन्स और फार का इस्तेमाल करने के लिए कहा है। तो देखिए यहाँ पर 3 इयर्स 3 साल, तो यहाँ पर क्या आ रही है, काउंटिंग आ रही है 3 मतलब 3। ये जो वर्ष है ये कितने वर्ष की बात हो रही है, यहाँ पर 3 साल की बात हो रही है, 3 इयर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर काउंटिंग वाला समय दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर फार का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, डिड यू सी लॉयन इन द फॉरेस्ट। क्या तुमने फॉरेस्ट मतलब जंगल में लॉयन देखा है। सम और एनी, सम एनी का प्रयोग हम आपको पहले ही बता चुके हैं। सम का प्रयोग कहाँ होता है, जब सेंटेंस अफर्मेटिव दिया गया हो। ध्यान से देखिए, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव दिया गया हो तो उसमें सम का इस्तेमाल करेंगे, और यदि सेंटेंस नेगेटिव दिया गया हो मतलब नॉट वाला सेंटेंस दिया गया हो तो उसमें एनी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये वाला जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यू के आगे हेल्पिंग वर्ब डिड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ रही है। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब लिखी हो तो वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है, और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनके अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर सम का इस्तेमाल होगा कि एनी का इस्तेमाल होगा। ये सेंटेंस ना तो अफर्मेटिव है और ना ही ये सेंटेंस नेगेटिव है, दोनों नहीं है। अब देखिए, यदि सेंटेंस ऑफर वाला दिया गया हो, अगर सेंटेंस में ऑफर्स आता हो तो उसमें हम सम का इस्तेमाल करेंगे, और यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव दिया गया हो, यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव दिया गया हो तो उसमें हम एनी का इस्तेमाल करेंगे। इंट्रोगेटिव मतलब लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा आपको, सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, ये वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इसलिए हम इसमें एनी का इस्तेमाल करेंगे। क्या आ जाएगा इसमें, एनी। तो यहाँ पर आ जाएगा एनी। अब देखिए, ऑफर वाला सेंटेंस कैसा होता है। ऑफर वाला जो सेंटेंस होता है वो भी इंट्रोगेटिव ही होता है। वो सेंटेंस भी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से शुरू होता है, लेकिन सेंटेंस के अर्थ से हमें समझ में ये आता है कि इसमें किसी चीज का ऑफर दिया गया है। He did not work hard, he failed. He did not work hard, उसने कठोर परिश्रम नहीं किया। He failed, वह फेल हो गया। उसने कठोर परिश्रम नहीं किया, वह फेल हो गया। यहाँ पर 2 सेंटेंस दिए, आगे वाला सेंटेंस कह रहा he did not work hard, उसने कठोर परिश्रम नहीं किया। सेकेंड सेंटेंस दिया he failed, वह फेल हो गया। सो का मतलब होता है इसलिए, सो का अर्थ होता है इसलिए, और बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। ये दोनों एक कंजक्शन है, और ये जो कंजक्शन होते हैं ना, ये अर्थ के आधार पर ही इनको चूज करना पड़ता है। अर्थ के अनुसार ये बिल्कुल एकदम फिट बैठना चाहिए। जब हम अर्थ बनाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारे मुंह से कंजक्शन निकलेगा। He did not work hard, उसने कठोर परिश्रम नहीं किया।
इसलिए ही फेल्ड, वहां फेल हो गया, इसलिए वो फेल हो गया। उसने कठोर परिश्रम नहीं किया इसलिए वो फेल हो गया, है ना। तो इसलिए अर्थ निकल रहा है, तो क्या जाएगा समझ में आ गई बात। अब देखिए इसी सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से आपको लिख के बताता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए इस सेंटेंस को मैंने ऐसे लिख दिया, ये वाला सेंटेंस मैंने आगे लिख दिया ही फेल्ड, और इसके बाद में मैंने ब्लैंक दे दिया। ये वाला सेंटेंस इधर बाद में लिख दिया मैंने, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, है ना। अब देखिए ऑप्शन अपने पास यही है दोनों, कौन कौन से, यही ऑप्शन है, सो और बिकॉज। अब देख लेते हैं, ही फेल्ड, वह फेल हो गया, पहले इस सेंटेंस को बोलते हैं अपन, है ना। ही फेल्ड, वह फेल हो गया। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठोर परिश्रम नहीं किया। वह फेल हो गया क्योंकि उसने कठोर परिश्रम नहीं किया। अब मुंह से कौन सा कंजक्शन निकल रहा, क्योंकि। तो अब इस सेंटेंस में क्या यूज हो जाएगा, बिकॉज यूज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो कंजक्शन होते हैं ना, अर्थ के आधार पर फिट बैठना चाहिए। पहले सेंटेंस का क्या अर्थ बन रहा, दूसरे सेंटेंस का क्या अर्थ बन रहा। यदि सेंटेंस का अर्थ आप नहीं लगा पाते हो तो कंजक्शन यहाँ पर चूज नहीं कर पाओगे। देखो सेंटेंस यहाँ पर भी वही था, यहाँ पर भी वही था, लेकिन सेंटेंस का जो सेंटेंस है उनका हमने क्या कर दिया, क्रम बदल दिया। एक बार वो देख लीजिए आप, इसमें देखिए क्या हो रहा है, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठोर परिश्रम नहीं किया। सो ही फेल्ड, इसलिए वो फेल हो गया, इसलिए वो फेल हो गया। अब इसमें क्या हो गया, ही फेल्ड, वह फेल हो गया, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि उसने कठोर परिश्रम नहीं किया। अब हम देख लेते हैं 40 वाला, ये 40वां सेंटेंस देख लीजिए, यू टेकन मी पेन। यहां पर हेल्पिंग वर्ब दी है, हैव, हैज और डिड, 3 हेल्पिंग वर्ब दी है यहाँ पर। अब देख लेते हैं यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब डिड है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पांचवा जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। अब पास्ट इंडेफिनिट का जो टेंस है उसमें डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा। डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पर तो थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है टेकन, तो इसलिए यहाँ पर ये डिड का इस्तेमाल होगा नहीं। अब ये दोनों हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तीसरा टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो थर्ड फॉर्म दी हुई है। अब हेल्पिंग वर्ब दोनों एक ही टेंस की है। अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को देख लेना है। सब्जेक्ट अगर मान लो सिंगुलर नंबर में होगा, मतलब एक वचन में होगा, तो एक वचन वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम, हैज। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में होगा, मतलब बहुवचन के रूप में होगा, तो हम हेल्पिंग वर्ब बहुवचन वाली यूज करेंगे, मतलब हैव। तो यहाँ पर यू मतलब तुम, यू मतलब क्या होता है, तुम, मतलब तुम बहुत सारे हो यहाँ पर, है ना। तो ये क्या है, प्लूरल नंबर में आता है यू, ठीक है। जैसे सिंगुलर नंबर में भी आता है और प्लूरल नंबर में भी आता है। मतलब एक व्यक्ति के लिए भी अपन तुम बोलते हैं, बहुत सारे होते हैं उनके लिए भी हम तुम बोलते हैं। सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, लेकिन हमेशा इसके साथ प्लूरल नंबर वाली हेल्पिंग वर्ब ही यूज करना है। तो यू को हमेशा प्लूरल नंबर मान के ही चलना है आपको, ठीक है, बहुवचन ही मान के चलना है, और बहुवचन वाली हेल्पिंग वर्ब आपको हैव का इस्तेमाल यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हैव, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 41 सेंटेंस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। आपको कोई पूछना है क्या, कोई डाउट है क्या इन सेंटेंस में, नहीं है, ठीक है।